सारडा है और इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे अबाउट द अमेंडमेंट रूल 2019 जो कि आपको नवंबर 19 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट्स इसके अंदर में कवर किए गए हैं। इन अमेंडमेंट्स को किस किस को पढ़ना है? फर्स्टली आरटीपी ओल्ड सिलेबस, आरटीपी न्यू सिलेबस, दोनों में इन अमेंडमेंट्स की बात की गई है। बट मैं पर्सनली ओल्ड स्टूडेंट के स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप ये अमेंडमेंट्स पे ज्यादा ध्यान ना दें। क्यों ना दें? आपको वैसे भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो स्पेसिफिक अमेंडमेंट रिलेटेड कोई डिफरेंस आपको पूछा जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोरोवर वेटेज बहुत कम है, तो ये आपका फोकस पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये वीडियो नहीं भी देखें तो चलेगा। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड जीएफआरएस, आप दोनों को ये अमेंडमेंट देखना चाहिए। पर इस अमेंडमेंट के दौरान मैं आपको कंटेंट तो समझा दूंगा, बट एक बात ध्यान में रखिए कि ये कंटेंट से रिलेटेड एज सच कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बहुत मुश्किल है। इसमें से एक अमेंडमेंट है जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉसिबल है, बट बाकी इन अमेंडमेंट्स के आपको पूछे जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। नो डाउट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये अमेंडमेंट थोड़े से इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। मतलब कोई एक पॉइंट जिसके अंदर का एक कोर पॉइंट टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन अगर लगाना पड़े तो क्या सीन बनेगा, वो ये अमेंडमेंट कवर करता है। ठीक है, तो एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस पे तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोरोवर इससे रिलेटेड एज सच कोई एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं ऐसा भी नहीं है। एक ही इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग कवर करेंगे और उसके साथ ये पूरी सीरीज कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को एक क्रक्स मिल गया होगा। सो विद दैट आई स्टार्ट द अमेंडमेंट। देयर इज अ न्यू इफ्रिक दैट हैज बीन एडेड रिसेंटली मतलब ये बेसिकली 2017 में आया था, बट इफेक्टिव 1 जनवरी 2019 से हुआ। उसी से रिलेटेड ये है, रिलेटेड टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्सेस। उसी से रिलेटेड अब एक अपेंडिक्स ऐड किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर में, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स सी। ठीक है, अब ये अपेंडिक्स सी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई सपोज एक कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई एक ऐसा खर्चा है जो खर्चा आपने अपने पीएनएल में डेबिट किया है, पर आप श्योर नहीं हो कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको ये खर्चा अलाउ करेगा। मतलब हम एग्जैक्टली हमारा डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, तो प्रॉपर्टी सेल की तो कैपिटल गेन में जाता है। कैपिटल गेन आपको बोलता है कि आपने ये प्रॉपर्टी जितने में भी खरीदी थी आप उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इस प्रॉपर्टी को खरीदते समय अगर आपने कोई कमीशन पे किया था तो वो कमीशन का डिडक्शन ले सकते हैं। बराबर है? मतलब मैं एकदम ब्रीफ में एक छोटा सा एग्जांपल उठा रहा हूं। अब सपोज कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी सेल की और इस वक्त प्रॉपर्टी सेल करते समय जो कमीशन एजेंट है वो एक ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट आपको बोलता है कि हम आपको एक प्रॉपर्टी दिलवा देंगे। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे मार्केट में, एक ट्रस्ट के ट्रस्टी ने आपको बोला कि मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, पर शर्त यह है कि इसका जो भी कमीशन बनेगा आप हमारे ट्रस्ट को डोनेशन दे देंगे। आप हमारे ट्रस्ट को डोनेशन दे देंगे। पॉइंट समझ गए? सीन समझ गए? तो आपने एक प्रॉपर्टी को खरीदा, सामने वाले ने प्रॉपर्टी को बेचा। जिसने बेचा उसने भी ये डोनेशन दिया है, जिसने खरीदा उसने भी ये डोनेशन दिया है। पॉइंट क्लियर है? अब क्या हुआ, जिसने खरीदा क्या वो इस डोनेशन को ऐड कर सकता है? सवाल ये है। जिसने बेचा क्या उसने जो डोनेशन दिया क्या वो डिडक्ट कर सकता है? अब खरीदा वो डोनेशन को ऐड कर सकता है, इस पॉइंट पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने जो बेचा उसके पॉइंट से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट उस पार्ट को कवर कर रहा है। तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, सामने वाले ने बेची। सामने वाले को अब हम पिक्चर में लेके आते हैं। वो जो बंदा है उसने सपोज ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची और 1 करोड़ के पे बेच के 10 लाख रुपए, लेट से कि 10 लाख रुपए उसने डोनेशन दे दिया इस ट्रस्ट को। ये 10 लाख रुपए एक्चुअली कमीशन बन रहा था, तो हमने तो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन दिया है, बट सामने वाले ने इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन लिया है। और जब आप ट्रस्ट को कोई पैसे देते हो तो वो डोनेशन ही दिखता है, मैं कमीशन के फॉर्म में उसे दिखा नहीं सकता। मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो डिडक्शन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि दे तो रहे हो इन द नेम ऑफ डोनेशन, बट बाय नेचर वो है कमीशन। सब्सटेंस ओवर फॉर्म जैसी कहानी लग रही है यहां पे। तो हमको नहीं पता ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे सीन में हमने क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस लाया गया। ये गाइडेंस आपको पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि भाई आपको क्या लग रहा है, डिपार्टमेंट आपको इसके ऊपर सवाल पूछेगा क्या? एक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है?
दूसरा, अगर पूछेगा तो अलाउ करेगा या डिसअलाउ कर देगा। सपोज कीजिए कि डिसअलाउ कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसके बाद में आपने चैलेंज किया और चैलेंज करने पे आप जीतोगे या हारोगे, ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटीज बनती है। अब अगर इन सब की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब आपके फेवर में है, तो आप जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए। पर अगर ये आपके फेवर में नहीं है, अगर ये आपके फेवर में नहीं है तो क्या होगा? ये डिसअलाउ होगा। ये डिसअलाउ पे आपके ऊपर कितना टैक्स आएगा? वो टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो वो कितना भरना पड़ेगा? ये सारी की सारी बातें हम हमारे शेयर होल्डर्स को आज ही इन्फॉर्म करेंगे। मतलब शेयर होल्डर को पता रहना चाहिए कि हम कोई ऐसे एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं जो एक्सपेंसेस पे हमें नहीं पता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा या नहीं करेगा। अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, अ पॉइंट ऑफ जजमेंट, नॉट डिस्प्यूट, अ पॉइंट ऑफ जजमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। उनका क्या डिस्कशन हुआ, इसको डिस्क्लोज करो। मतलब ये इस तरह का पॉइंट है कि आगे जाके अगर कोई स्क्रूटनी खुलती है, कोई असेसमेंट खुलता है डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट उस पॉइंट के ऊपर कुछ रेज करता है और उस पर आपको कुछ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ा, कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ा, तो क्या होगा? वो एडिशनल टैक्स के ऊपर शेयर होल्डर सवाल पूछ सकता है कि भाई ये जब तुमको पे करना पड़ा तो पहले कभी तुम्हें लगा तो होगा कि ऐसा कुछ सीन बन रहा था, तो तुमने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? शेयर होल्डर अब क्वेश्चन कर सकता है मैनेजमेंट को, उसके लिए पॉइंट लाया गया। देखिए क्या लिखा है। अब देखिए ये शीट के ऊपर मैं राइटिंग नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ये सिक्योर्ड शीट है तो आपको पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं। हाउ टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ अकाउंट, ईच अनसर्टेन टैक्स ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली और टुगेदर। अब सिर्फ एक केस नहीं होता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ऐसे अनसर्टेनिटी के। हम इन्हें कंबाइंड वे में ट्रीट करें या इंडिविजुअली ट्रीट करें, पहला जजमेंट ये है। सो इफ दे आर ऑफ द सेम नेचर कंबाइन इट, एल्स सेपरेट। एंटिटी शुड assume tax authority will examine uncertain tax treatment and have full knowledge of related information. That means they say कि आपका ये जो सीन बन रहा है ये उनको पता है। मतलब आप ये कभी मत सोचो क्या वो इसे सर्च कर पाएंगे, ये कभी नहीं सोचना। मतलब जब भी आप यहाँ पे आंसर दे रहे हो इंडिया इज 12 के हिसाब से, तो ये मत सोचो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पॉइंट को पकड़ भी पाएगा क्या। अरे आप ये सज्यूम करो उन्होंने पकड़ लिया, यानी ये तो 100% है कि वो पकड़ लिया। डिटेंशन रिस्क के तरफ दिमाग मत लगाओ, ये उन्होंने पकड़ ही लिया, ये उनको पता ही है कि आपने ऐसी हरकत की है। अब वो इस पे आपको सवाल पूछेगा या नहीं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कीजिए, ठीक है। एंटिटी शुड रिफ्लेक्ट द अफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स टैक्स अकाउंटिंग एंड इफ इट इज नॉट प्रोबेबल दैट यू विल एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट। इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब कितना टैक्स भरना पड़ेगा, उस पर क्या इंटरेस्ट आएगा, क्या पेनल्टी आएगा, वो सारी की सारी बातें बताई गई है। Impact of uncertainty should be measured using either most likely amount of expected value depending on which method predicts better resolution of uncertainty। मतलब वो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि वो अनसर्टेनिटी है और अगर उसे रिजॉल्व कर रहे हैं तो रिजॉल्व करते समय सामने वाला आपसे, मतलब उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, कितना टैक्स मांगेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी, मैं जो बोल रहा हूं जो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा वो उसका आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है। आई होप आप लोग यहाँ तक के समझ में पाए होंगे कि अमेंडमेंट कैसे सीन को कवर कर रहा है। एज सच नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओके, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बोला वही लिख देता हूं, ठीक है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी 1 crore, cost with indexation, cost with indexation 20 lakhs, commission in form of donation, commission in form of donation 10 lakhs, ठीक है। तो प्रॉफिट जो आपने बुक्स में दिखाया है इन बुक्स, वो आपने दिखाया है 70 lakhs, बराबर। 1 crore में से 20 लाख तो इंडेक्स प्रॉपर्टी का कॉस्ट हो गया और 10 लाख रुपीज आपका कमीशन हो गया। लेट्स से टैक्स रेट इज 20%, तो हमने इसके ऊपर टैक्स दिखाया भी होगा और भरा भी होगा 14 लाख रुपीज। क्लियर है यहां तक के? अब हम बोल रहे हैं कि इफ डोनेशन इज प्रोबेबल टू बी अलाउड, प्रोबेबल टू बी अलाउड यानी सामने वाला इस खर्चे को एज कमीशन डिडक्शन अलाउ करेगा आपको, तो फिर कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, बस एक डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर क्या होगा कि भाई हमने ऐसा ऐसा डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन दिखाया है एंड वी एक्सपेक्ट दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू अलाउ द सेम।
बट दूसरा है इफ डोनेशन इज नॉट प्रोबेबल, तो आपके ऊपर इसके कारण फ्यूचर में कोई टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। एक्सपेक्टेड लायबिलिटी कितनी है, तो ये एक्सपेक्टेड लायबिलिटी हो जाएगी वो 10 लाख के डोनेशन पे 20%, 2 लाख जो फ्यूचर में आ सकती है। तो ये एक तरह से आपका डिफर्ड टैक्स हो गया, मैं बोल सकता हूं, जो फ्यूचर में आने वाला है। और हम इसका डिस्क्लोजर भी देंगे कि भी ऐसा ऐसा सीन है, ये डोनेशन है जो चैलेंज किया जा सकता है और इसके ऊपर हमारे ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। वी आर नॉट श्योर, वी आर अनसर्टेन अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट। ओके, सो दिस इज द न्यू अपेंडिक्स ऑल टुगेदर एडेड इन इंड AS 12। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। सो लेट्स मूव अहेड। अगला वाला, अमेंडमेंट टू इंड AS 12 इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑन पेमेंट्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड ये सीन है जहां पे ये डिविडेंड की बात करता है। जैसे कि आप जो भी डिविडेंड देने वाले हो, तो डिविडेंड्स के ऊपर हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई डिफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट आपके बुक्स में आएगा। यानी डिविडेंड अगर हम पे करने वाले हैं तो डिविडेंड के ऊपर डिफर्ड टैक्स आएगा, यानी टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड टू बी पेड इन वन पीरियड एंड रिलेटेड टैक्स टू बी पेड इन फ्यूचर पीरियड्स। ठीक है, इन फ्यूचर पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी सब्सिडियरी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, स्पेसिफिकली एसोसिएट्स की बात करता हूं, उसे अज्यूमिंग कि आपने इंड AS 28 पढ़ा है, इक्विटी मेथड से अकाउंट करते हो, तो उनके प्रॉफिट्स को आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, बराबर है। उनके प्रॉफिट्स आपके बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, आपके बुक्स के अंदर। अब हम बोलते हैं कि ये बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सरकार इस पे आपसे टैक्स नहीं लेगी। बट फ्यूचर में जब भी ये इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बटेगा तो इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर है। समझ में आया? फ्यूचर में जब भी इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा तो इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है या डिविडेंड टैक्सेबल है, वो सब चीजों के ऊपर मैं नहीं जा रहा। अज्यूमिंग इसके ऊपर टैक्स भरना है, या तो सब्सिडियरी को या आपको, किसी को तो टैक्स भरना पड़ेगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के ऊपर। ऑन दैट बेसिस हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इसको ये समझ रहे हैं कि भाई अब वो जो टैक्स है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड आप P&L में नहीं दिखाते। डिविडेंड अब अगर आपने इंड AS 1 में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट देखा होगा, तो अब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में डिविडेंड पेबल दिखाते हो, P&L में नहीं जाता। डिविडेंड पेबल जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे। तो इसके ऊपर अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई डेफर्ड टैक्स आने वाला है, तो वो डेफर्ड टैक्स हमने कहां पे डालना चाहिए? वो डेफर्ड टैक्स क्या हमने P&L में दिखाना चाहिए या हमने उसे इक्विटी में दिखाना चाहिए? तो अमेंडमेंट ने क्लियर किया कि अब आप उसे इक्विटी में ही दिखाइए, P&L में मत दिखाइए, क्योंकि उसका डिविडेंड भी इक्विटी में ही जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इज अदर इक्विटी, बराबर। तो देखिए वहां क्या लिखा है, क्लैरिफाइड दैट इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिविडेंड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स classified as equity should be recognized according to where the past transactions or events that generated distributed profits were recognized। तो अगर उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आप इक्विटी में रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसका डिविडेंड भी इक्विटी में रिकॉग्नाइज होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स P&L में रिकॉग्नाइज किए गए हैं तो वो भी P&L में ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अब आप में से कई लोग मुझे सवाल बोलेंगे, सर इंड AS 28 में हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तो हम P&L में रिफ्लेक्ट करते हैं, बराबर। तो फिर सर यहां इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो वो भी फिर P&L में ही आना चाहिए। आप बात सही बोल रहे हो, मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया, एक सिनेरियो दिया। सपोज कीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे मैं इक्विटी में ही क्लासिफाई कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड जो डिविडेंड रहेगा उसको मैं कहां क्लासिफाई करूंगा? उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट्स है उसको कहां रिकॉग्नाइज करूंगा? इक्विटी में। तो उससे रिलेटेड डिविडेंड कहां क्लासिफाई करूंगा? उसे भी मैं इक्विटी में ही क्लासिफाई करूंगा। ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल टू टेल यू कि हम एग्जैक्टली किस ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। सो वी लुक एट नेक्स्ट अमेंडमेंट। अगला अमेंडमेंट बात कर रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, ठीक है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ये वाले अमेंडमेंट के अंदर में उन्होंने एक बात बोली कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने कोई एम्प्लॉय को एक ग्रेचुइटी स्कीम या कोई पेंशन स्कीम या ऐसी कोई तो स्कीम डिक्लेयर करके रखी है, बराबर है। अब बाद में क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है आप इन स्कीम्स को ऑल्टर करते हो। कभी कभी हम वैल्यू बढ़ाते हैं, कभी कभी एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में गिराते भी हैं। मतलब इंडस्ट्री रिसेशन में चल रहा है, हम एम्प्लॉय को बोलते हैं भैया इतना बेनिफिट नहीं दे सकते, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो हम तुम्हारा बेनिफिट थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो जब आप फ्यूचर सब्सिक्वेंट चेंजेस करते हो बेनिफिट्स में, तो उसका क्या होता है, उसमें जो प्रेजेंटली आपने अभी तक क्या एक्सपेंस बुक किया उसमें भी अमेंडमेंट आता है, और अब फ्यूचर में क्या बुक करेंगे
उसमें भी अमेंडमेंट आता है, दोनों के दोनों चेंज होने वाले हैं, बराबर है। तो बोलता है प्रेजेंटली आप जो चेंज करते हो उसको आप बोलते हो पास्ट सर्विस कॉस्ट, क्योंकि अभी तक के जो बुक कर दिया उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चेंजेस करेंगे वो तो फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करना है, मतलब आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करना है, बराबर। वो बोलता है इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द डेट ऑफ अमेंडमेंट डिसाइड करो। ऑन द डेट ऑफ अमेंडमेंट अब इसका इंटरेस्ट इंपैक्ट क्या होगा, इसमें कर्टेलमेंट का कोई इंपैक्ट है क्या, पास्ट सर्विस कॉस्ट कितने से बदलनी है, करंट सर्विस कॉस्ट अब क्या होगी, फ्यूचर में और एक्सपेंसेस क्या बुक होंगे, वो सारे के सारे। अज्यूमिंग आपने इंड AS 19 पढ़ा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो क्या होगा मैं इंड AS 19 पहले पूरा समझाने बैठूंगा फिर ये अमेंडमेंट समझाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अज्यूमिंग ये वर्ड्स आपको पता है तो आपको ये समझेगा कि भाई हो सकता है ना कि हमने जो भी फ्यूचर में जो भी हम ग्रेचुइटी पेंशन देने वाले हैं उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, बराबर। तो अगर ऐसे कोई चेंजेस आएंगे उन वैल्यूज में तो उसका इंपैक्ट क्या लेना है वो उसने बोला है। देखिए, कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट, एक नेट इंटरेस्ट फॉर द रिमाइंडर रिपोर्टिंग पीरियड आफ्टर द प्लान अमेंडमेंट, कर्टेलमेंट इफ एनी, सेटलमेंट जो हम इमीडिएटली कैरी आउट करेंगे बाय यूजिंग अपडेटेड अजम्पशंस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, यानी अब जो भी हमें चेंजेस लेना है वो फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज लीजिए। Any reduction in the surplus should be recognized immediately in PRL, either as a part of past service cost or as a gain on settlement। यानी पहले के एक्सपेंस अगर ज्यादा बुक किए हैं और अब आप उसे रिड्यूस करना चाहते हो तो ये रिडक्शन इमीडिएटली P&L में क्रेडिट किया जाएगा। तो पहले ये नहीं पता था कि ये डिफरेंस को कहां डालना है, अब उन्होंने ये डिफरेंस को करेक्ट रेक्टिफाई कर दिया, उन्होंने आपको बोल दिया आप इसे या तो पास्ट सर्विस कॉस्ट मान ले या फिर P&L में क्रेडिट करते हुए दिखा दें। बोथ ऑफ देम हैव द सेम ट्रीटमेंट। ओके, अब लास्ट पॉइंट आपको देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो सीलिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो भले ही हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है पर अभी तक इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वो थर्ड पॉइंट सीलिंग लिमिट भले ही इंड AS में डाल दिया गया है, उसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के अंदर के अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये अमेंडमेंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है, पर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था एक एग्जाम्पल है, इसका नहीं है वो, ठीक है। सपोज कीजिए कि मेरा एक क्वालिफाइंग एसेट है 10 लाख का और इसके लिए मैंने एक बोरोइंग लेके रखी है, इसके लिए मैंने एक बोरोइंग लेके रखी है 10 लाख की और ये बोरोइंग मैंने लेके रखी है 12% की, और इसके अलावा मेरे पास एक जनरल बोरोइंग है 20 लाख रुपए की जो कि है 11% पे, समझ गए। अब ये क्वालिफाइंग एसेट को समय लगेगा सपोज करो 2 साल बनने के लिए, पर ये जो बोरोइंग है ये बोरोइंग हमने लेके रखी है 5 साल के लिए और ये बोरोइंग स्पेसिफिकली हमने क्वालिफाइंग एसेट के लिए ली है, समझ गए। 2 साल तक हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एसेट है 10 लाख का इसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, क्या रेट से करेंगे 12%, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए ली गई है, समझ गए। इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए स्पेसिफिक बोरोइंग 2 साल के लिए ली गई है। नहीं, इसमें अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट इसके बाद है। 2 साल हो गए, अब 2 साल बाद लोन तो बुक्स में दिख रहा है, अब आपने कोई और क्वालिफाइंग एसेट ले लिया, उस कोई और क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है। इंड AS 23 आपको बोलता है कि आप जनरल बोरोइंग का जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका वेटेड एवरेज रेट जो रहता है वो आप यहां पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। जो दूसरा, एक बार ये क्वालिफाइंग एसेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके बाद की मैं बात कर रहा हूं आफ्टर कंप्लीशन। आफ्टर कंप्लीशन का एक सिनेरियो बात कर रहा हूं कि आपने क्वालिफाइंग एसेट 2 लिया जिसे 3 साल लगेंगे तैयार होने के लिए, अब ये 3 साल में मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है क्या? आंसर है हाँ, जनरल बोरोइंग को कर सकते हैं। सवाल ये है कि वो जो स्पेसिफिक बोरोइंग ली गई थी उसका क्वालिफाइंग एसेट तो रेडी हो गया, अब वो स्पेसिफिक बोरोइंग का रेट भी जनरल बोरोइंग्स में ऐड करना है कि नहीं करना है, मतलब क्या करें? तो उसने बोला कि भाई देखो इसे 2 सीन में बांट दो। अब मैं यहां पे आफ्टर कंप्लीशन और बिफोर कंप्लीशन ऐसे 2 सीन में ले लेता हूं, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट 2 बिफोर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट 1 आया और दूसरा क्वालिफाइंग एसेट 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट 2 आया। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट 1 अगर ये आता था तो ये हमारे लिए एकदम क्लियर है कि भाई ये जो बोरोइंग है हमारी स्पेसिफिक बोरोइंग, ये बोरोइंग क्वालिफाइंग एसेट 1 के लिए ही है, तो इसके बारे में क्वालिफाइंग एसेट 2 से कोई बात नहीं करना है, उसमें उसका वेटेड एवरेज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग बोलेंगे
कि भाई स्पेसिफिक बोरोइंग ओनली फॉर QA1, स्पेसिफिक बोरोइंग इज ओनली फॉर QA1। बट जैसे ही QA1 कंप्लीट हो गया, इसे QA1 कर देता हूं, जैसे ही QA1 कंप्लीट हो गया उसके बाद ये स्पेसिफिक बोरोइंग क्या अभी भी ये मानी जाएगी कि उसी के लिए थी, क्योंकि बोरोइंग तो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसे में बताओ बहुत कंफ्यूजन क्या था कि जो जनरल बोरिंग है हम बोलते थे, आप बोलोगे सर वो जो स्पेसिफिक बोरिंग है वो इस क्वालिफाइंग एसेट 2 के लिए यूज नहीं हुई है। तो मैं भी आपको ये बोल सकता हूं कि जो जनरल बोरिंग है उसकी क्या गारंटी है कि वो क्वालिफाइंग एसेट 2 के लिए यूज हुई है। एंड यूजेज ऑफ लोन का कॉन्सेप्ट तो इंड AS 23 में कहीं दिया ही नहीं है। मतलब ऐसा इंड AS 23 बोरिंग कहीं नहीं बोलता क्या आपने वो लोन इसके लिए यूज किया तो कैपिटलाइज कीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं। समझ में आया? तो इसके लिए अब उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, उन्होंने बोला कि अब आप इसे जनरल बोरोइंग का पार्ट मान सकते हैं। वन स्पेसिफिक बोरोइंग जिस क्वालिफाइंग एसेट के लिए ली गई थी वो क्वालिफाइंग एसेट कंप्लीट हो जाता है, वो क्वालिफाइंग एसेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो बोरोइंग इज एज गुड एज जनरल बोरोइंग। यानी ऐसे में अब हम क्वालिफाइंग एसेट 2 के लिए वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट लेंगे 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 11% प्लस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 11% डिवाइडेड बाय 30 लाख, अज्यूमिंग कि आपने इंड AS 23 पढ़ा है बराबर। तो वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। तो ये आ रहा है कुछ 11.73% और ये रेट से हम क्वालिफाइंग एसेट 2 के अंदर में कैपिटलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछ लिया तो पूछ लिया, ये वाला एक पार्ट ऐसा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये लिख के रख सकते हैं। अब जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक एग्जाम्पल भी दिया है और हम उस एग्जाम्पल के साथ इसे कवर करेंगे। ये बात कर रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का। जब भी आप अपने एसोसिएट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग इक्विटी मेथड से होती है विच इज कवर्ड अंडर इंड AS 28 बराबर है। इक्विटी हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया, प्रेफरेंस हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया। अब समझिए सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। इक्विटी मेथड में सिर्फ इक्विटी आता है, बट कभी कभी जो बाकी के हैं अगर वो इक्विटी नेचर के हैं तो फिर वो आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। समझ में आया? इक्विटी नेचर के हैं तो लेके आना है, नहीं तो नहीं लेके आना है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसके बारे में भी वो थोड़ा बहुत बात कर रहा है। वो आपको बोलता है कि हो सकता है आप उसमें कुछ चीजों का मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे कर रहे होंगे, हो सकता है। तो अब ये अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट के अंदर में उन्होंने बोला कि जितने भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है कवर देम अंडर इंड AS 109, कवर देम अंडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब वो चीजें जो एग्जैक्टली इक्विटी मेथड नहीं होती है, यानी जो इक्विटी नहीं होती है, वो चीजें जो एग्जैक्टली इक्विटी नहीं होती है उन चीजों को आप 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर करें। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके इंपेयरमेंट स्पेसिफिक बातें की गई है। मैं वो एग्जाम्पल ओपन करता हूं, मैं अब आपके सामने ओपन कर रहा हूं ऑफिशियल गेजेट। गेजेट के अंदर में जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अब इस गेजेट के अंदर में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है, एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आपको भी पूछा जाएगा और उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और अमेंडमेंट की बात करेंगे। देखो, इन्वेस्टर हैज फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आपने एसोसिएट्स में 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं। पहला है आपका ओ शेयर, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, ये है 40% ओनरशिप ऑफ द एंटिटी, हम इसे इक्विटी मेथड लगाएंगे। दूसरा है पी शेयर विच इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर that form part of net investment in associate and investor measures them at FVTPL। इसका मेजरमेंट हम कैसे कर रहे हैं? FVTPL फेयर वैल्यू अप्लाइंग इंड AS 109। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक लॉन्ग टर्म लोन देके रखा है, LT लोन, लॉन्ग टर्म लोन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड इन्वेस्टर मेजर्स इट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अंडर इंड AS 109। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक जिसको इक्विटी मेथड लग रहा है, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस भले ही मेरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब मैंने खरीद के रखा है,
बट मैं उसे इक्विटी मेथड नहीं लगाऊंगा। इक्विटी मेथड में किसको लगाऊंगा? इक्विटी मेथड में लगाऊंगा सिर्फ मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स को। उसके अलावा जो भी शेयर्स है जो इक्विटी क्लासिफाई नहीं हो पा रहे, नेट इन्वेस्टमेंट का भले ही पार्ट है, उनमें मैं इंड AS 109 लगाऊंगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने FVT पे लगाया। उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म लोन देके रखा है हमने। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन हमने देके रखा है, इसका स्टेटेड इंटरेस्ट रेट भी दिया है 5%। इसको हम लोग इन्वेस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट कर रहे हैं, मतलब जनरली मेजर्ड एट कॉस्ट। ठीक है। नाउ लॉन्ग टर्म लोन इज नॉट ओरिजिनली क्रेडिट इंपेयर्ड। अब ये इंपेयरमेंट के बारे में भी आपसे बात कर रहा है। मैं इंपेयरमेंट पे एक स्टेप बाद आऊंगा, मतलब आएंगे हम, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, पर बाद में करेंगे। There has not been any objective evidence of net investment in associate impaired. Associate does not have any outstanding cumulative preference shares classified as equity. So nothing is classified as equity till now. Throughout the years illustrated neither declares any dividend on them. So there is no dividend that is declared on P shares. Preference shares पे कोई dividend भी declare नहीं होता, ये उन्होंने clear किया। Investment has not any legal constructive obligation nor made payment on behalf of associate. Accordingly, investor does not recognize its share of associate's loss once the carrying amount of net investment in associate is reduced to 0. तो वहां पे उन्होंने एक और बोला है कि देखो इंड AS 28 ने एक बात क्लियर की गई है जो आपको भी पता होगा, बस वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखा रहे हो और एसोसिएट लॉसेस कर रहा है, तो आप वो लॉसेस अपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से माइनस करते हो, इक्विटी मेथड बराबर। ये सिर्फ वहां तक माइनस होता है जब तक ये अमाउंट जीरो नहीं हो जाता, और जैसे ही अमाउंट जीरो हो गया उसके बाद में आप इसके ऊपर फर्दर नेगेटिव यानी और लॉसेस हो रहे हैं तो आप नेगेटिव लॉसेस अपने बुक्स में नहीं अकाउंट करते, आप सिर्फ वहीं तक अकाउंट करते हो जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कैरिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमारा मेन पॉइंट है इंपेयरमेंट, जिसके ऊपर हमें फर्दर डिस्कशन करना है। Amount of investors investment in A is 200, P is 100, LT is 100. On acquisition of investments, cost of investments equals investors share of net fair value of identified assets and liabilities. मतलब हमारा जो investment in associate दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 200, 100, 100, 400, टोटल कितना दिख रहा है? 400. क्लियर है? Table below gives the value of P shares and long term loan as per 109 and the profit loss of the associate. तो पहली बार जब हम लोगों ने इस एंटिटी को अक्वायर किया तो हमने क्या अकाउंटिंग की होगी? हमने अकाउंटिंग की इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, जिसके अंदर हमने तीन तरह की चीजों की अकाउंटिंग की, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, टू कैश 400। अब जैसे ही ईयर 1 एंड हुआ, इक्विटी के ऊपर हमने इक्विटी मेथड लगा दिया, 50 का प्रॉफिट दिख रहा है, 50 के प्रॉफिट में आपका शेयर, आपने इस एंटिटी के 40% शेयर अक्वायर किए थे, इफ यू रिमेंबर 40%, तो 50 में आपका शेयर 40% हो जाता है कितना? 20। तो हम यहां पे 20 की अकाउंटिंग कर लेंगे बराबर। तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब मैं इसमें तीनों की बात कर लेता हूं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 20 से बढ़ाना। अब ये इक्विटी बैलेंस शीट का इक्विटी नहीं है बाबा, इक्विटी शेयर्स है, ऐसा याद रखना, वरना कभी कभी स्टूडेंट डाउट भेज देते हैं कि सर इक्विटी लिखा था मतलब इक्विटी में डेबिट करना है क्या? नहीं बाबा, ये इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स को हम 109 लगा रहे हैं, उसका फेयर वैल्यू हो गया 110, 100 पे दिखाया था 110, यानी 10 से वैल्यू बढ़ गया बराबर। तो यहां 10 से वैल्यू बढ़ा देंगे, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आपके एलटी लोन की वैल्यू 90 हो गई, 90 मतलब रिड्यूस हो गई, यू हैव रिड्यूस इट बाय 10। तो मैं 2LT लोन लिख लेता हूं, 10 से रिड्यूस कर देता हूं। नेट इफेक्ट 20 मैं P&L में ट्रांसफर कर दूंगा। देखो सभी का इंपैक्ट जाना तो P&L में, अमोर्टाइज कॉस्ट का भी जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह होगा तो P&L में ही गया होगा, इंटरेस्ट एलिमेंट वगैरह होगा तो कहीं ना कहीं P&L के अंदर गया होगा। वैसे ही प्रेफरेंस और इक्विटी सबकी वैल्यूज। अब एलटी के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ वो 10 को P&L में डालते हुए दिखा रहा हूं। देखो एक बात ध्यान रखो, अमोर्टाइज कॉस्ट का इंटरेस्ट P&L में जाता है, सो इट शुड हैव बीन इनकम, और बाकी का अमाउंट आपको कैश में रिसीव हो गया होगा,
मोस्टली वही है, बट फिलहाल हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसीलिए उस डिफरेंस को सिर्फ पीएनएल में एडजस्ट करके खत्म कर रहा हूँ। वो ओसीआई में नहीं जाता, ये आप क्लियर हो, वो इक्विटी में नहीं जाता, ये आप क्लियर हो, आई होप आप क्लियर हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ईयर 1 एंड का पोजीशन। अब हमारी कहानी मेन जाती है ईयर 2 एंड के ऊपर, जहां पे एंटिटी आप देख सकते हो कि लॉसेस कर रहा है, 200 का लॉस हुआ, और इस 200 के लॉस में आपका शेयर है 40%, विच इज 80। तो इक्विटी मेथड किस पे लगेगा? सिर्फ इक्विटी शेयर्स के ऊपर लगेगा। मैं इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को कम कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे हम अगर इक्विटी मेथड लगाएं तो ये हो जाएगा पी एंड एल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 80। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि एफईटीपीएल अकाउंटिंग में 90 प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हो गई है। कितने से कम हो गई? 20 से कम हो गई, तो मैं 20 यहां पे रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स 20। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी रिड्यूस हुआ है। सो आइदर यू रिसीव इट इन कैश, आप कैश लिखो चाहे पीएनएल लिखो, ये आपके हाथ में है। मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा ट्रीटमेंट पे, फिलहाल मैं उसे भी पीएनएल में ही डाल देता हूं। तो व्हाट आई विल डू, मैं उसे कॉमन एंट्री में डाल देता हूं, 20 इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन 20। ठीक है, वैसे तो ये आंसर पूरा का पूरा वहां दिया है, आपकी इच्छा, आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, नॉट दैट नेसेसरी। जैसे हम ईयर 3 पे आते हैं, लॉसेस हो गए 500, 500 में आपका शेयर 20%, 100, 40%, 40% 200। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब देखो, मैं ईयर 3 पे आऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे इक्विटी इन एसोसिएट कितने पे दिख रहे होंगे। ओरिजिनली मैंने 200 में खरीदा था, फिर मैंने उसमें और 20 ऐड कर दिया, 220, और अब मैंने 80 माइनस कर दिया, तो 220 में से 80 चला गया तो 140। प्रेफरेंस जो है वो 70 पे आ चुके हैं, और लॉन्ग टर्म लोन भी आई बिलीव 70 पे आ चुका है। नहीं, प्रेफरेंस 90 पे है और लॉन्ग टर्म लोन 70 पे है। ठीक है, अब ईयर 3 में इंपेयरमेंट की कहानी आई। इंपेयरमेंट की कहानी करने से पहले मैं जरा प्रेफरेंस वगैरह का ट्रीटमेंट कर लेता हूं। पीएनएल डेबिट, हम देख सकते हैं कि प्रेफरेंस की वैल्यू 40 से कम हो गई है, और लॉन्ग टर्म की भी वैल्यू 20 से कम हो गई है। तो 40 और 20 60 टू इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन 20। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग लॉसेस की बात कर रहे थे, और इक्विटी मेथड लगाते समय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के ऊपर मुझे लॉसेस की बात करनी है, पर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी तो अवेलेबल सिर्फ 40 का ही है, और जो लॉसेस है, लॉसेस वो है 200 के। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई हमारे लिए कि लॉसेस कितने के हैं? 200, है ना, 500 के ऊपर 20%, 40%, 200। पर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है वो कितने कितने के अवेलेबल है? वो हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 140 के। तो आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू 140। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स। इंड AS 36 क्या बात करता है? इंड AS 36 बात करता है कि आपका जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट्स है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई इम्पेयरमेंट है, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये इन्वेस्टमेंट्स किस में है? एसोसिएट में। 36 इम्पेयरमेंट की बात करता है, वो बोलता है कि इन्वेस्टमेंट अगर एसोसिएट में है तो आप 36 की गाइडलाइन लगाते समय इंड AS 28 की बातें ध्यान में रखिए। इंड AS 28 में ये जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो ध्यान में रखिए। और इंड AS 28 ये बात बोलता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है इन एसोसिएट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो अब सिर्फ इक्विटी नहीं बोल रहा, बोल जो भी इन्वेस्टमेंट्स है एसोसिएट में, उन सब के अगेंस्ट ये इक्विटी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन बी 0। ये लाइन को अमेंड नहीं किया गया। ये लाइन को ऐसा नहीं बोला गया कि दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल टू इक्विटी, इसे अमेंड नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है उन सब के ऊपर मैक्सिमम इक्विटी मेथड के अंदर लॉस कितना जा सकता है, टू द एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज अवेलेबल। पॉइंट समझ में आया? तो अब हुआ क्या
कि अब दो चीजें एक साथ आ रही है। एक आ रहा है 109 का एप्लीकेशन, जो 109 के एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोगों ने पीएनएल वगैरह पे इंपैक्ट लिया, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म लोन दोनों का। अब दूसरा एप्लीकेशन हम लोग इंडिया 28 का ले रहे हैं, और इंडिया 28 अब आपको क्या बोलता है कि आप इन सब को 200 का जो लॉस है वो इन सब पे लगा सकते हो। तो अब ये कैसे लगेगा, यहां अमेंडमेंट में उन्होंने डाल दिया इन द सीक्वेंस ऑफ देयर रिलेटिव सिक्योरिटी। जैसे कोई कंपनी डूबती है तो सबसे पहले सिक्योर्ड लोन को रिपे किया जाता है, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी, बराबर है। तो सबसे लास्ट रिसोर्ट इक्विटी है, उसके पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है प्रेफरेंस। तो अब हम यहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस को सेकेंड लेवल पे जीरो करने पे जाएंगे। अब ये कितना बचा है, देखो 90 था, 90 में से 40 तो आपने राइट ऑफ कर दिया था ऑलरेडी, 40 तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, बचा कितना था 50, तो हम इसको भी जीरो कर देंगे। अभी भी 10 बचा है, तो वो 10 हम डाल देंगे लॉन्ग टर्म लोन में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉन्ग टर्म लोन का पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी डूब गई तब तो नहीं मिलेगा, बट लॉस इंडिया 28 के हिसाब से इन सबको एलोकेट होगा। नाउ दिस इज द अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट क्लियर करता है कि ये लॉसेस आप पोस्ट 109 एप्लीकेशन के बाद करोगे, पहले 109 लगा दो, उसके बाद में इन लॉसेस की बात करो। ठीक है, समझ में आया? तो यहां हमने पूरे के पूरे लॉसेस एलोकेट कर दिए। फाइनली इसके बाद का सीन क्या है, इसके बाद का सीन ये है कि हमारे बुक्स में इक्विटी की वैल्यू 0 हो गई है, प्रेफरेंस की वैल्यू 0 हो गई है, और लॉन्ग टर्म की वैल्यू 40 हो गई है। 70 थी, 70 में से आपने 20 हटा दिया 50, 50 में से आपने और 10 हटा दिया 40। ठीक है, लिख रहे हैं तो लिखिए, नहीं लिख रहे हैं तो आंसर के जो दिया हुआ है ना उसके साथ साथ देखते हुए चलिए कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। सो वी विल मूव टू ईयर 4। ईयर 4 में और 150 का लॉस हो गया। उसके पहले हम देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की भी वैल्यू गिर गई, लॉन्ग टर्म लोन उतने पे ही है, तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू तो गिर गई, पर अब ये वैल्यू को मैं अकाउंट तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी 0 पे। अब ये मत बोलना सर 0 का 40 करना है, ठीक है, ये नहीं करना है सर, 0 है, फेयर वैल्यू 40 होगी, बढ़ा दो, फिर उसके बाद में वापस से आप लॉसेस बुक करने जाओगे, नहीं। इंडिया 28 बोलता है जो चेंज है उसके बारे में बात करो। यहां पे आपने ये जो लॉस की बात की है ना, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस, ठीक है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस में जाएगा। ये जो आपने लगाया है 50, दिस इज प्योरली इंपेयरमेंट, ठीक है, दिस इज प्योरली इंपेयरमेंट। ये जब फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे तो हम वापस रिवर्स कर देंगे। फेयर वैल्यू एज पर 109 अभी भी इस प्रेफरेंस शेयर्स की 50 है, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप इसको अब 0 नहीं देखोगे, आप इसको 50 ही देखोगे। बिफोर एप्लीकेशन ऑफ 28 इसकी वैल्यू क्या थी, 109 के लिए हम वही देखते हुए चलेंगे। तो 109 के लिए हम बोलेंगे ये 50 से 40 हो गया, 10 से और रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो 10 से और रिड्यूस हो गया, तो मैं यहां पे उसके बेसिस पे लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा P&L टू इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर 10। बट नेगेटिव तो रख नहीं सकता मैं प्रेफरेंस शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स को, तो मैं इसे रिवर्स कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स टू P&L। मतलब ये एंट्री में नहीं भी पास करूं तो चलता है, इन शॉर्ट बोलने का मतलब यही है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो 150 के लॉस में हमारा शेयर है 40%, विच इज 60। मेरे पास कुछ बचा तो नहीं है, बट हाँ वो एक लॉन्ग टर्म लोन है 50 का जिसको मैं 0 तक के लेके जा सकता हूं। तो अब मैं जो भी लॉसेस है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस 50 तक डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 भी नहीं 40 ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं है, इससे ज्यादा डालना मेरे लिए मुश्किल है। पॉइंट क्लियर है यहां तक के? चलिए आप लिख के रख सकते हैं यहां तक के। आई मूव। अब देखिए ईयर 5 में क्या हुआ, ईयर 5 में आपकी ये जो वैल्यू है ये 40 से 60 होगी, मींस देयर इज इंक्रीज ऑफ 20, और फिर हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू भी 10 से बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे ईयर 5 में, ईयर 5 में हम हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स 20 से बढ़ा देंगे, और जो हमारा लोन है उसके अगेंस्ट तो हमने प्रोविजन बनाया था, तो पहले तो वो प्रोविजन को हम रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन फॉर लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 10 हम लोग रिवर्स कर देंगे। पॉइंट समझ में आया? तो प्रोविजन फॉर लॉस ओवरऑल 40 का था, 40 में से 10 रिवर्स हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए। अब इसके बाद में आपको बोलता है कि देखो अब इंडिया 28 क्या बोल रहा है, इंडिया 28 ये बोलता है कि देखो
पहले का अगर कोई लॉस बचा था और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस से बढ़ गई, पहले का कोई लॉस बचा है बुक करने का और आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो उतना टू दैट एक्सटेंट आपने फर्दर एडजस्ट कर देना चाहिए, आपने फर्दर एडजस्ट कर देना चाहिए। तो हमारा पहले का लॉस कितना बचा था, अब 150 आप लोगे तो 150 का 40% हो गया 60, 60 में से 40 तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बचा कितना 20, तो 20 फर्दर हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फर्दर रिकॉग्नाइज कर कैसे करेंगे, वही पहले वाले ऑर्डर में, तो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट में ही हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा उस 20 को, समझ में आया। अब यहाँ हमारा आंसर थोड़ा सा इस ऑफिशियल गैजेट के आंसर से मैच नहीं करता, आई बिलीव वहां पे कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है। एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन एरर हुआ है देखिए आप लोग, यहाँ पे उन्होंने आपको बोला कि P&L को डेबिट कर दिया 30 से पूरा का पूरा, और प्रेफरेंस शेयर 20 और 10, रिकॉग्नाइज प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज शेयर ऑफ एसोसिएट लॉस। बस अनरिकॉग्नाइज शेयर ऑफ एसोसिएट लॉस पहले का आपका सिर्फ 20 का बचा था, देखो 40 तो रिकॉग्नाइज कर लिए थे, टोटल था 60, तो 60 में से हमारा शेयर जो जितना बचा हमसे उतने की बात करेंगे ना, उतना शेयर तो सिर्फ 20 है, ठीक है, समझ में आया। तो आई बिलीव यहाँ पे ये एरर है, शायद किसी प्रकार का कोई एरर हुआ है इसीलिए, तो हमारा अब ईयर 6 का आंसर अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई वॉन्ट यू टू मेक दिस करेक्शन फॉर नाउ। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कीजिए इमीडिएटली आ गया और ये करेक्शन नहीं हुआ, तो व्हाट शुड द स्टूडेंट डू, देयर आर टू ऑप्शंस, जैसा ऑफिशियल गैजेट में दिया है वैसा ही सॉल्व कीजिए, और फिर नीचे में अजम्पशन लिखिए दैट आई फील दैट द आंसर गिवन ओवर देयर इज रॉन्ग, या फिर वो अजम्पशन नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली इंस्टीट्यूट पहले वही क्वेश्चन देखेगी जब तक कि लोग उसके अगेंस्ट करेक्शंस नहीं भेजें। फिर जब करेक्शंस आएंगे तब फ्यूचर में कभी तो इंस्टीट्यूट अमेंड करेगा उस चीज को, फिर ऑफिशियल गैजेट में वापस से उसके ऊपर चेंजेस किए जाएंगे, बट फिलहाल तो यही पॉइंट है। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप सही अभी हम जो सॉल्व करें वो सॉल्व करें, और नीचे अजम्पशन देके ऑफिशियल गैजेट इस प्रकार का आंसर दे रहा है, इट इज ऑन यू कि आप किस तरीके से उसका आंसर देना चाहते हैं। मैं तो भाई करेक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भी मूव अहेड, हम लोग ईयर 5 समझ चुके हैं अभी तक के, अब हम आते हैं ईयर 6 पे। तो ईयर 6 क्या बोलता है, ईयर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू 20 से बढ़ गई और 10 से बढ़ गई, तो 20 से बढ़ गई तो वो तो मैं इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स में डाल दूंगा, और जो 10 है वो मैं डाल दूंगा प्रोविजन फॉर लॉस के अगेंस्ट में। प्रोविजन फॉर लॉस जो लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड है, और इसे हम P&L में डाल देंगे 30। नाउ वी हैव सम शेयर ऑफ आर प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन फाइनली प्रॉफिट में आया है, प्रॉफिट है 500, आपका शेयर है 40%, 40% होता है 200। अब इसमें सबसे पहले पुराने प्रोविजंस को रिवर्स कीजिए इन द सेम ऑर्डर। सबसे पहले तो हम जो लोन है उसका प्रोविजन रिवर्स करेंगे, तो लोन का प्रोविजन कितना रिवर्स होगा, देखो आपने पहले 40 का प्रोविजन फॉर लॉस बनाया था, 40 नहीं 50, पहले 10 फिर बाद में 40, टोटल 50, 50 के बाद में आपने 10 का प्रोविजन फॉर लॉस रिवर्स कर दिया था, 50 में से 10 रिवर्स हो गया 40, 40 में से और 10 रिवर्स हो गया, 40 में से और 10 रिवर्स हो गया, तो कितना हो गया 40 में से 10 30, ठीक है 30, ये तो हो गया लॉस प्रोविजन का रिवर्सल, अभी सिर्फ एक पॉइंट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन कितने का दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन कितने का दिख रहा है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन लास्ट अगर आप देखोगे तो आपने 20 से बढ़ाया था ईयर 3 में, तो ईयर 3 की वैल्यू थी 50, अब इसको बेस पकड़ लो 50। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोई भी एंट्री इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म में नहीं गई, ईयर 4 में भी नहीं गई, ईयर 5 में भी नहीं गई, अब हम ईयर 6 में आ गए। तो अब ईयर 6 में सीधी बात है मेरे को लॉन्ग टर्म लोन को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अरे ये वाला 50 था, ठीक है मैंने गलत ले लिया, ये वाला 50 था, तो ये 50 को 70 पे लाना है, तो मुझे और 20 से इसकी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे 20 लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू को भी बढ़ाऊंगा, फेयर वैल्यू पे तो लेके आना है, प्रोविजन तो हटाना ही है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू को भी बढ़ाना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। भाई प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रिसेंटली आपने 20 से बढ़ाई, उसके पहले तक तो 0 ही चल रहा था, अब उसकी फेयर वैल्यू हो गई 80,
इसका मतलब आप इसको और 60 से रिवर्स करोगे। 60 से रिवर्स करने के बाद जो भी बचा उसको हम लोग इक्विटी में डाल देंगे। तो बचा कितना 90। ठीक है, थोड़ा सा हमारा आंसर डिफर कर रहा है। आंसर 80 दिया हुआ है ईयर 6 में, हम 90 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 का फर्दर प्रोविजनल डिफरेंस है ईयर 5 में, जो इंस्टीट्यूट ने दिखाया है, ऑफिशियल गैजेट में दिखाया गया है, मैं नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि वो शेयर ऑफ लॉस है ही नहीं हमारा, तो क्यों दिखाऊं, ऐसी वाली कहानी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं, 28 विद 109 एंड इम्पेयरमेंट अलोंग विद 109। ठीक है, तो इसीलिए दो कॉन्सेप्ट एक साथ जब चलते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नीचे आपके मतलब ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसके वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। हम अगले इस पे आते हैं 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब इसमें इन्होंने एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट डाला, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। एक एंटिटी थी जो पहले क्या थी, जॉइंट वेंचर, और अब क्या है, कंट्रोल आ गया। पहले जॉइंट कंट्रोल था, अब कंट्रोल आ गया। तो जब जॉइंट कंट्रोल से कंट्रोल पे शिफ्ट हुआ तो स्टैंडर्ड का नंबर चेंज हो गया। 111 गवर्न करता था, अब 103 गवर्न करेगा, 110 गवर्न करेगा। तो वो बोलता है कि देखो इसके ऊपर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी, पहले क्या होता था मैं वो बताता हूं। जब आप जॉइंट कंट्रोल से कंट्रोल पे शिफ्ट होते हैं तो ऑन द डेट कंट्रोल इज अक्वायर्ड, उस दिन हम मानते हैं कि वो पूरे इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास उसी दिन आए, और उसके बेसिस पे हम उसका पूरा का पूरा वैल्यूएशन करते थे। पॉइंट समझा? अब इन्होंने अमेंडमेंट क्या लाया कि अज्यूम करो इसे कि ये मल्टीपल स्टेज एक्विजिशन है। क्या है मल्टीपल स्टेज एक्विजिशन? तो अगर आपने 103 पढ़ा है, मल्टीपल स्टेज एक्विजिशन में क्या होता है, पहले जो एक्विजिशंस किए थे उसकी आज की फेयर वैल्यू बताओ। पहले जो एक्विजिशंस किए थे उसकी आज की फेयर वैल्यू बताओ। आज के एक्विजिशन की वैल्यू एक्विजिशन प्राइस पे ले लो, ये हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, उसके बेसिस पे आज इन एसेट्स की फेयर वैल्यू निकालो और उसके बेसिस पे आप लोग 103 लगाओ, यानी 103 आज लगेगा। पहले भी 103 आज ही लगता था, बट जब जॉइंट कंट्रोल से कंट्रोल शिफ्ट होते थे तो ये फेयर वैल्यू चेंजेस का इंपैक्ट हम लोग नहीं लेते थे। अमेंडमेंट ने फेयर वैल्यू चेंज का इंपैक्ट लेने बोला। अज्यूम इट टू बी अ मल्टीपल स्टेज एक्विजिशन, दैट इज व्हाट इज रिटन इन द अमेंडमेंट। दूसरे पार्ट पे जाते हैं। मैं इससे पहले कि 109 पे हूं, मैं उससे पहले 111 का अमेंडमेंट बताता हूं। 111 का अमेंडमेंट बोलता है कि कभी कभी कुछ एंटिटीज पे आपका जॉइंट ऑपरेशन होता है पर जॉइंट कंट्रोल नहीं होता। जॉइंट ऑपरेशन है पर जॉइंट कंट्रोल नहीं है। आप उस एंटिटी के जॉइंट ऑपरेशन में पार्ट हो पर कंट्रोल नहीं है आपका। ऑपरेशंस को थे यानी प्रोपोर्शनेट एसेट शेयर था पर कंट्रोल नहीं था। अब कंट्रोल आ गया, अब कंट्रोल आ गया तो क्या करना है, जेसीओ से मतलब जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशन से जॉइंट वेंचर हो गया तो क्या करने का है। तो इसने बोला कोई रीमेजरमेंट मत करो, पहले जितने पे इन्वेस्टमेंट्स करके रखा था वही इन्वेस्टमेंट्स को आज मान लो कि इसी बेसिस पे जॉइंट कंट्रोल आया है, और उसी के बेसिस पे अब जेवी का कॉन्सेप्ट लगाओ। जेवी के अंदर आप इक्विटी मेथड पे शिफ्ट हो जाओगे, पर रीमेजरमेंट कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने यहां पे क्लियर कर दिया। ठीक है, फेयर वैल्यू इंपैक्ट नहीं लेना है। सबसे लास्ट अमेंडमेंट 109 के अंदर में लाया गया, जिसमें उन्होंने एक सीन डाला, जो सीन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या होता है, आपने सपोज कीजिए कि कोई एक लोन किसी को दिया है और इस लोन के अंदर एक प्रीपेमेंट ऑप्शन है। बैंक्स ऐसे लोन बहुत सारे देते हैं विद प्रीपेमेंट ऑप्शन। आप बैंक से लोन ले लो और बैंक बोलती है कि अगर आपने प्रीपे किया तो थोड़ा कुछ एडिशनल पेनल्टी वगैरह पे करना पड़ेगा या किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि आपने लोन लेके रखा है 10 लाख का। अब अगर आप प्रीपे करते हो तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम पे करना है, सपोज करो नेगेटिव पे करना है। तो ये सीन क्या होता था, ये सीन पहले एफवीटीपीएल में था, या अमोर्टाइज कॉस्ट में भी नहीं आता था, एफईओसीआई में भी नहीं आता था। उसका रीजन क्या था, उन्होंने बोला मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं है, सामने वाले के पास प्रीपेमेंट ऑप्शन है। प्रीपेमेंट ऑप्शन, ऑप्शन बाय इटसेल्फ इज अ डेरिवेटिव। इसका मतलब वो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है तो वो अर्ली पे कर देगा, और ऐसे में उसका रिकॉग्निशन एफवीटीपीएल में हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब उन्होंने अमेंडमेंट क्या लाया कि अगर ये प्रीपेमेंट ऑप्शन के कारण जो प्रीपेमेंट ऑप्शन का अमाउंट है, प्रीपेमेंट का डिस्काउंट या प्रीपेमेंट का प्रीमियम, कुछ भी बोल दो, अगर ये बहुत ही इममटेरियल है, जो बैंक्स में होता है बहुत ही इममटेरियल है, तो इसका मतलब आप उसको एफवीटीपीएल दिखाओ, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, यू कैन शो इट एज अमोर्टाइज कॉस्ट, या फिर आप उसे एफवीओसीआई मेजर कर रहे थे तो एफवीओसीआई मेजर कीजिए,
परमिटेड है। जस्ट बिकॉज उसमें प्रीपेमेंट क्लॉज है उसे एफईटीपीएल क्लासिफाई कर देना गलत होगा। ये अमेंडमेंट उन्होंने रिसेंटली लाया है, ठीक है। नेगेटिव कंपेंसेशन मस्ट बी रीजनेबल कंपेंसेशन फॉर अर्ली टर्मिनेशन, ठीक है। सो इफ इट इज इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो फिर आप उसे इग्नोर कीजिए, आप उसे अमोर्टाइज कॉस्ट या एफईओसीआई दिखा सकते हो, पर अगर ये सिग्निफिकेंट है तो फिर आप एफईटीपीएल के अंदर ही डालोगे। आई होप यहां तक ये के सारे अमेंडमेंट्स क्लियर होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको ये के सारे अमेंडमेंट समझाने की। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप लोग मेरे वीडियोस वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने साथ में प्रोवाइड की है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल।